आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो 3 दोस्तों ने गैराज में स्टार्ट की और कुछ समय बाद उस कंपनी से उसी के फाउंडर को निकाल दिया गया। I want to just talk a little about Apple and the brand. आज जब हम स्मार्टफोन उठाते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है एप्पल। एक ऐसा नाम जो पावर, प्राइवेसी और प्रीमियम का दूसरा नाम बन गया है, जिसने हमारे फोन, हमारी जेब और पूरी डिजिटल जिंदगी को बदल दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कहानी स्टार्ट हुई थी गैराज से, 3 दोस्तों से और एक पागलपन भरे सपने से। 1976 में शुरू हुई इस कहानी में दोस्ती टूट गई और कंपनी लगभग डूब गई। फाउंडर को निकाला गया और उसी ने वापसी करके पूरी दुनिया बदल दी। आज हम जानेंगे कि कैसे एक सोच, थिंक डिफरेंट ने एप्पल को $3 ट्रिलियन की कंपनी बना दिया। 3 दोस्त, स्टीव जॉब्स जिनके पास था विजन, स्टीव वोजनियाक जिनके पास था दिमाग, और रोनाल्ड वेन जो बिजनेस समझते थे। इन्होंने मिलकर बनाया एप्पल। लेकिन रोनाल्ड वेन डर गए, उन्हें ये बिजनेस बहुत रिस्की लगा और अपनी 10% हिस्सेदारी को सिर्फ $800 में बेचकर चले गए। आज उस हिस्सेदारी की कीमत लगभग $200 अरब होती। लेकिन उनके जाने से एक फायदा भी हुआ। अब जॉब्स और वोजनियाक बिना किसी डर के अपनी क्रिएटिविटी पर काम कर सकते थे। गैराज में बैठकर उन्होंने बनाया एप्पल सेकंड, एक ऐसा कंप्यूटर जो घर के टीवी से जोड़ा जा सकता था। ये कंप्यूटर कलरफुल ग्राफिक्स दिखाता था, जो कि उस समय के किसी भी कंप्यूटर में पॉसिबल नहीं था। पहली बार लोगों को महसूस हुआ कि जो कंप्यूटर हैं वो सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं, आम आदमियों के लिए भी हैं। यहीं से स्टार्ट हुआ पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन। $1984 में जॉब्स ने लॉन्च किया मैकिंटॉश। इसमें माउस, आइकन और इजी इंटरफेस था। Now I'd like to show you Macintosh in person. यानी कंप्यूटर को चलाना पहली बार इतना इजी हुआ था, लेकिन ये बहुत महंगा था। इसमें जो जरूरी सॉफ्टवेयर थे उनकी कमी थी। कंपनी को पहली बार नुकसान झेलना पड़ा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एप्पल का जादू खत्म हो गया है। Slumping iPhone sales could make this a rough day for Apple shares. इसी बीच जॉब्स पेप्सिको के सीईओ जॉन स्किली को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि क्या तुम जिंदगी भर ये चीनी वाला पानी बेचना चाहते हो या मेरे साथ आकर दुनिया बदलना चाहते हो। लेकिन जल्दी दोनों में टकराव होने लगते हैं और 1985 में स्टीव जॉब्स को उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया, जिसे उन्होंने खुद बनाया था। और यहां से शुरू होता है एप्पल का डार्क फेज। जॉब्स के जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम ने पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया। एप्पल ने कई फ्लॉप प्रोडक्ट्स निकाले, जैसे न्यूटन टैबलेट, कोपलैंड ओएस। कंपनी लगभग दिवालिया होने के कगार पर थी और जो इंजीनियर थे वो मजाक उड़ाते थे कि जो कोपलैंड ओएस है ये 2030 में बनकर स्टार्ट होगा। कंपनी से निकालने के बाद भी स्टीव जॉब्स रुकते नहीं हैं। वो एक अपनी कंपनी नेक्स्ट बनाते हैं, जिसे एप्पल $429 मिलियन में खरीद लेता है। और इसी के साथ स्टीव जॉब्स भी एप्पल में लौट आते हैं। 1997 में एप्पल हर साल लगभग $1 अरब का घाटा झेल रहा था। लेकिन एप्पल को तभी सबसे हैरान करने वाली मदद मिलती है, वो मिलती है माइक्रोसॉफ्ट से। बिल गेट्स ने एप्पल में $150 मिलियन लगाए। लोग हैरान थे कि ये दुश्मन कंपनी एप्पल की मदद क्यों कर रही है, लेकिन इसके पीछे एक कारण था। माइक्रोसॉफ्ट पर मोनोपोली का केस चल रहा था। अगर एप्पल खत्म हो जाता तो ये केस और बढ़ जाता और माइक्रोसॉफ्ट दिक्कत में आ जाता। इसलिए उन्होंने एप्पल को जिंदा रखा। इससे एप्पल को मदद तो मिली और उनके शेयर 35% तक बढ़ गए। अब एप्पल करता है वापसी। जॉब्स सबसे पहले अपने ब्रांड को फिर से खड़ा करते हैं। वो एक नया स्लोगन देते हैं, थिंक डिफरेंट, जो कि आईबीएम के थिंक का जवाब था। इस कैंपेन में उन्होंने आइंस्टाइन, गांधी, मार्टिन लूथर किंग जैसे लोगों को दिखाया और इससे वो एक मैसेज देना चाहते थे कि एप्पल सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, लोगों के सोचने का तरीका है। 1998 में आया iMac G3, जो कि ट्रांसपेरेंट, कलरफुल और दिखने में बहुत अच्छा था। पहली बार कंप्यूटर एक बोरिंग मशीन नहीं, एक फैशन प्रोडक्ट बन गया। एप्पल ने 5 महीने में इस कंप्यूटर की 8 लाख यूनिट बेच दी और इससे एप्पल दोबारा प्रॉफिट में आ गया। अब एप्पल रुका नहीं, वो आया म्यूजिक की दुनिया में आईपॉड और आईट्यून्स को लेकर और उन्होंने बोला कि अब आपको गाने अलग से डाउनलोड या चोरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 99 सेंट्स में गाने हमसे खरीद लीजिए।
इससे पहली बार म्यूजिक लीगल और डिजिटल दोनों बन गया। आईपोड, आईट्यून्स और स्टोर का ये पहला कॉम्बिनेशन एप्पल का पहला इकोसिस्टम था। अब आता है ईयर 2007। जॉब्स लोगों से कहते हैं कि मैं एक साथ 3 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, एक आईपोड, एक फोन और एक इंटरनेट डिवाइस। लेकिन ये सब एक ही डिवाइस में मिलेगा और यहाँ से शुरुआत हुई आपके फेवरेट आईफोन की। This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. iPhone. पहली बार मल्टी टच स्क्रीन आया। जॉब्स ने लोगों को बोला अब स्क्रीन पर लिखने के लिए कोई पेंसिल या अलग से डिवाइस की जरूरत नहीं है, डिवाइस आपके हाथों में ही है, यानी आपकी फिंगर्स। We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. इन्हीं फिंगर से आप मोबाइल के टच को इजीली यूज कर सकते हो। 2008 में आता है ऐप स्टोर और इससे पूरी दुनिया बदल गई। अब हर कोई ऐप डेवलपर अपना ऐप बना के पैसा कमा सकता था और ये स्टेप एप्पल का सबसे प्रॉफिटेबल स्टेप था। 2020 तक ऐप स्टोर से 643 अरब डॉलर की बिक्री हुई। एप्पल सिर्फ अब एक कंपनी नहीं रही, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बन गया। 2011 में स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई और अब कंपनी आई टिम कुक के हाथों में। Good morning. This is my first product launch since being named CEO. I love Apple. I am very excited about this new role. लोगों को लगा स्टीव जॉब्स के जाने के बाद कंपनी कमजोर हो जाएगी, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। कंपनी और मजबूत हो गई और ऊंचाइयों पर पहुंच गई। उन्होंने सप्लाई चेन को इतना स्ट्रांग बना दिया कि शायद ही ऐसा किसी दूसरी कंपनी में हो। 2018 में कंपनी ने $1 ट्रिलियन और 2023 में कंपनी ने $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप टच किया। टिम कुक ने सिर्फ आईफोन पर डिपेंड रहना बंद कर दिया। उन्होंने एप्पल वॉच, एयरपोर्ट्स और बाकी सर्विसेज पर भी फोकस किया। आज के समय में एप्पल का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट शेयर इन चीजों से आता है। ये सारी चीजें एक ही सिस्टम से जुड़ी हैं, जो कि है एप्पल इकोसिस्टम। इसमें एक बार अगर आप घुस गए तो बाहर निकलना मुश्किल है। एप्पल के ज्यादातर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, लेकिन धीरे धीरे एप्पल को ये समझ में आ गया कि अगर सिर्फ चाइना पर डिपेंड रहे तो ये हमारे लिए फ्यूचर में डेंजरस हो सकता है। और इसी की वजह से आज के टाइम पर एप्पल चाइना +1 की पॉलिसी अपना रहा है। अब ये जो चाइना +1 है, इसका मतलब है कि जो एप्पल है वो चाइना के साथ साथ अपना प्रोडक्शन इंडिया और वियतनाम जैसे दूसरे देशों में भी कर रहा है। अब इन सब चीजों के साथ साथ एप्पल के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। एप्पल का जो ऐप स्टोर है, अगर उसमें कोई डेवलपर अपना ऐप डालता है तो जब भी ऐप को कोई पेमेंट मिलेगी उसका 30% एप्पल को जाएगा। इसमें पेमेंट भी एप्पल के इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग होगी, कोई भी भारी पेमेंट अलाउड नहीं है। इसे डेवलपर्स एप्पल की मोनोपोली कहते हैं। यूरोपियन यूनियन ने एप्पल को मजबूर कर दिया है कि आपको भारी ऐप स्टोर अपने मोबाइल में रखना पड़ेगा। इसमें एप्पल अपना पॉइंट भी रखता है कि हमने जो ये सब इकोसिस्टम बना रखा है, ये बना रखा है कस्टमर की प्राइवेसी के लिए। अगर हम किसी एक्सटर्नल ऐप या ऐप स्टोर को अलाउ करते हैं तो ये कस्टमर की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ होगा। और इस सब में एप्पल सिर्फ आईफोन, वॉचेस और एयरपोर्ट्स में नहीं रुका, वो एक नए प्रोडक्ट पर काम कर रहा है। उसका नया प्रोडक्ट है विजन प्रो। एप्पल एक ऐसा हेडसेट बना रहा है जिसमें ऐप्स हमें हवा में तैरते हुए दिखेंगे, यानी ऐप ओपन करने के लिए मोबाइल को टच करने की जरूरत नहीं है। हवा में ऐप होगा, क्लिक करो और ऐप स्टार्ट। एप्पल एआई की रेस में भी अपने घोड़ों को अलग दौड़ा रहा है। जो एंड्रॉइड मोबाइल होते हैं और उसमें जो भी एआई एप्स होते हैं, उसमें आपका डेटा मोबाइल में नहीं, एक क्लाउड स्टोरेज में सेव होता है। यानी आपका डेटा आपके पास नहीं रहता, किसी दूसरी कंपनी के पास रहता है। और इसमें एप्पल चाहता है कि जो आपका डेटा है वो किसी क्लाउड स्टोरेज में सेव ना हो, वो आपके फोन में ही सेव रहे। यानी अभी भी एप्पल कस्टमर की प्राइवेसी पर पूरा ध्यान दे रहा है। एप्पल की कहानी जोश, जुनून और सोच की कहानी है। जॉब्स ने एक सपना देखा और टिम कुक ने उसे हकीकत बना दिया। उन्होंने हमें सिखाया टेक्नोलॉजी सिर्फ एक मशीन नहीं होती, वो हमें एक एक्सपीरियंस देती है। और एप्पल आज भी उसी सोच पर चलता है, थिंक डिफरेंट। तो आपको क्या लगता है कि एप्पल कस्टमर की प्राइवेसी को बचा पाएगा और हमेशा मार्केट का टॉप लीडर बना रहेगा? आपको जो भी लगता हो वो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली जो कहानी है वो मिस ना हो जाए।